हेलो ऑल, नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। दोस्तों, सिविल स्टेप आईएएस ने पर्टिकुलरली मेंस की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रतिबद्ध सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज यूपीएससी मेंस के पीवाईक्यूज को डिस्कस किया जाता है। साइमल्टेनियसली इसकी सीरीज के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कुछ वैल्यू एडिशन नॉलेज का, जिससे आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। दोस्तों, प्रतिबद्ध सीरीज के अंदर हमने इससे पहले ज्योग्राफी में पूरी फिजिकल ज्योग्राफी, जिसके अंदर क्लाइमेटोलॉजी, आपका जियोमॉर्फोलॉजी और ओशनोग्राफी को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज पिछली वीडियोस को जाके चेक करें और अपने वैल्यू एडिशन, अपनी नॉलेज के अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। साथ के साथ आज से हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट हो रही है प्रतिबद्ध सीरीज के अंदर ही, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी से आए हुए यूपीएससी मेंस के अंदर हम पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया रहेगा। तो आइए क्विकली सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यूपीएससी मेंस से इस पर्टिकुलरली फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उसको हमने कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले जो हमारे टॉपिक्स कवरेज में रहेंगे दैट इज फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया रहेगा, ड्रेनेज रहेगा, क्लाइमेट रहेगा, वेजिटेशन रहेगा और समवट कुछ ना कहीं इनके बीच में हल्का सा सॉइल का भी आप टच देखेंगे कि सॉइल से भी कुछ जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस का जो डायरेक्ट तो नहीं पूछा गया होगा बट इनडायरेक्टली जो चीजें पूछी गई होंगी उसको भी हम वेजिटेशन के अंदर ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा प्राइमरली जो टॉपिक रहेगा दैट इज फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इसको मैं स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दैट इज आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो ये देख लो, पीवाईक्यूज देख लो। तो आज जो हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से स्पेशली जिन क्वेश्चंस को टारगेट करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। जहां क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछ रहा है कि डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन द हिमालयन रीजन एंड द वेस्टर्न घाट्स। तो हियर द कीवर्ड आर लैंडस्लाइड्स, हिमालयन रीजन एंड द वेस्टर्न घाट्स। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। और जहां चौथे क्वेश्चन की बात करूं मैं, व्हाई इज इंडिया कंसीडर्ड एज ए सब कॉन्टिनेंट, इलेबोरेट योर आंसर। ये भी 2021 के अंदर ही क्वेश्चन आया था। तो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को आज के जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इन्हीं दो क्वेश्चंस पे फोकस रहेगा और इन्हीं को हम डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे इनका। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अब तो सबसे पहले फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज फिजियोग्राफी। तो जब मैं फिजियोग्राफी की बात करता हूं, फिजियोग्राफी का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं और उनका रिलेशन क्या है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के साथ। सिंपली अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो आसान भाषा में, जो अर्थ की सरफेस के ऊपर आप माउंटेन्स देखते हैं, वैलीज देखते हैं, कोस्ट देखते हैं, प्लेन्स देखते हैं, आइलैंड्स देखते हैं, ये सब क्या है, फिजियोग्राफी है अर्थ की। या फिर अगर मैं इंडिया के एस्पेक्ट में बात करूंगा तो इट मीन्स इन सभी फीचर्स को हम इंडिया के एस्पेक्ट में बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और अगला वर्ड होता है दैट इज फिजिकल डिवीजन। अगर मैं फिजिकल डिवीजन की बात कर रहा हूं तो फिजिकल डिवीजन के अंदर हम प्राइमरली किस चीज को देखेंगे। फिजिकल डिवीजन होता है कि पर्टिकुलरली हम किसी एक लार्ज एरिया के अंदर जो कॉमन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम एक अलग से एक सबसेट बना देंगे और उसको हम फिर अलग छोटे छोटे सबसेट में उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फिजिकल डिवीजन। तो आइए एक बार देख भी लेते हैं। फिजियोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस एंड देयर रिलेशन टू इट्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। इन सिंपल टर्म्स, द फिजियोग्राफी ऑफ अ रीजन डिस्क्राइब्स the physical characteristics. Here the keyword is physical characteristics of the region including mountain, rivers, valleys, plains and plateaus. तो ये सब जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पर्टिकुलरली किसी भी रीजन की, उसको हम किस में डालते हैं, दैट इज इन फिजियोग्राफी। जब मैं फिजिकल डिवीजन की बात कर रहा हूं यहां पे, तो फिजिकल डिवीजन रेफर्स टू अ डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ अ लैंड विद इन ए लार्ज रीजन। मतलब वो एक डिस्टिंक्ट एरिया, एक बहुत बड़े रीजन के अंदर, जैसे मान लो इंडिया को अगर मैं ओवरऑल लूं तो इंडिया के अंदर कुछ एक बहुत बड़े बड़े एरियाज, डिस्टिंक्ट एरियाज बोल लूं मैं, या कोई काफी बड़े एरियाज जहां पे आपको कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं, तो मैं क्या बोल दूंगा, उसको फिजिकल डिवीजन बोल दूंगा। तो सिमिलरली वही चीज है, डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ लैंड विद लार्जर रीजन which possess its own distinctive landforms and geological features. In simple terms, they effectively categorize large area based on the common set of physical features. मतलब
इन शॉर्ट कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो कॉमन सेट है फिजिकल फीचर्स का, उसको मैंने क्या बोल दिया, फिजिकल डिवीजन बोल दिया। तो आई होप यहां तक आपको फिजियोग्राफी और फिजिकल डिवीजन में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से इसको समराइज वे में बोलूं तो फिजियोग्राफी में आप देखते हैं फिजिकल फीचर्स अर्थ के सरफेस के ऊपर, इन शॉर्ट चाहे वो माउंटेन, वैलीज, पहाड़, आपकी नदियां, प्लेट्यूज, प्लेन्स जो भी बन रहे हैं। अगर मैं फिजिकल डिवीजन की बात करूं तो फिजिकल डिवीजन में उसका सिंपल सा मतलब ये है कि किसी कॉमन एरिया की आप पकड़ेंगे, किसी भी एक डिस्टिंक्ट एरिया को पकड़ा, वहां की डिस्टिंक्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसी को हमने क्या बोल दिया, फिजिकल डिवीजन बोल दिया। जैसे कि इंडिया के एस्पेक्ट में बात करूं तो यहाँ पे जो फिजिकल डिवीजन, अगर हमें माउंटेन्स पढ़ रहा हूं तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली हिमालयन माउंटेन्स के ही डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में उसको मैं स्टडी करूंगा। क्लियर है बात? तो दिस इज ऑल अबाउट योर फिजिकल डिविजन्स। बेसिकली यहाँ पे फिजिकल डिवीजन के अंदर एक पर्टिकुलरली कॉमन सेट होगा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो आओ चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, द वास्ट एक्सपेंस ऑफ इंडिया एनकम्पासेस अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीफ। बेस्ड ऑन दीज फीचर्स इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। तो इंडिया के अंदर जनरली 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपके माउंटेन्स आ जाएंगे, देन आपके प्लेन्स आ जाएंगे, देन आपके प्लेट्यूज आ जाएंगे, उसके बाद कोस्टल प्लेन्स आ जाएंगे, एंड देन इंडियन आइलैंड्स आ जाएंगे। तो ये रहे हिमालयाज, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, देन कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, और उसके बाद इंडियन आइलैंड्स। तो अब ये 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स को ही हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर जो हमारा जो क्वेश्चन आया कि व्हाई इंडिया इज कंसीडर्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट, एलेबोरेट योर आंसर, उस पे हम फिर डिटेल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले, क्योंकि इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपको पहले इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आओ देख लेते हैं एक ब्रीफ डिस्कशन के अंदर। सबसे पहले तो ये देख लो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का ये मैप। एक चीज याद रखना, ज्योग्राफी में मैक्सिमम काम विजुअलाइजेशन का होता है, तो आप हमेशा जब भी मैप को देखें तो बिल्कुल ध्यान से उसको विजुअलाइज करें। जो आप ये बिल्कुल ब्राउन सेक्शन देख रहे हैं, दिस इज योर दी नदरन माउंटेन्स। उसके बाद ये आपको ये वाला कलर लाइट ग्रीन कलर, या मैं बोलूं पैरेट कलर आपको देखने को जो मिल रहा है, दीज आर दी नदरन प्लेन्स। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नदरन प्लेन्स। दिस इज दी नदरन माउंटेन्स। क्लियर है? उसके बाद आप ये जो येलो कलर देख रहे हैं, दिस इज योर थार डेजर्ट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। दिस इज योर थार डेजर्ट रीजन। क्लियर है? थार डेजर्ट। देन ये जो आपको डार्क ग्रीन कलर दिख रहा है, ये वाला रीजन, दीज आर नोन एज दी कोस्टल प्लेन्स। इनको हमने क्या बोल दिया? इनको बोल दिया हमने, दीज आर नोन एज दी कोस्टल प्लेन्स। क्लियर है? उसके बाद आप ये बिल्कुल जो लाइट कलर का, लाइट क्रीमिश बोल लो, ये जो ये कलर दिख रहा है, ये सारा क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ, आप प्लेट्यू रीजन बोल लो। ठीक है? पर्टिकुलरली प्लेट्यू, जिसमें कि डेक्कन प्लेट्यू प्राइमरली डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। इसके बाद ये आपको जो लाइट ब्लू कलर देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, दीज आर दी इंडियन आइलैंड्स विच इज अ ग्रुप ऑफ 2 मेन आइलैंड्स, दैट इज द लक्षद्वीप आइलैंड एंड द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड। तो आइए अब देखते हैं आगे इनको डिटेल में। द हिमालयस की अगर मैं बात करूं तो हिमालयस आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स। हियर द कीवर्ड इज यंग फोल्ड माउंटेन्स। पहले तो बात समझो कि यंग फोल्ड माउंटेन्स होते क्या हैं। यंग का मतलब क्या होता है? जवान। तो बेसिकली हिमालयस अभी भी किस स्टेट में है? अपनी यंग स्टेज में। यंग स्टेज की अगर मैं बात करूंगा तो इस चीज को आप मेरे हाथ की मूवमेंट से देखना। बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये 2 डिफरेंट प्लेट्स आपस में कन्वर्ज की, ठीक है, और उसके बाद क्या हुई, यहाँ पे फोल्डिंग होती रही, फोल्ड हो रही है इस तरह से, ये फोल्डिंग होती होती और धीरे धीरे आप हिमालयस की फॉर्मेशन देखते हैं। और ये जो अपहेवल है इस फोल्डिंग की वजह से, ठीक है, ये अभी भी कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है बात? दैट्स वाई हम इनको क्या बोल देते हैं, इन्हीं को हम तभी बोलते हैं कि ये क्या है, यंग माउंटेन्स है। और दूसरी क्या है कि जब ये 2 प्लेट्स आपस में टकराई तो यहाँ पे क्या बन गया? फोल्ड बन गया। ये जो इसी फोल्ड की वजह से इसको क्या बोला गया? यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा गया। फाउंड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ 2 टेक्टोनिक प्लेट्स। अगर
जिसने आप अगर इस चीज को देख जानना चाहेंगे, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, वो प्रीवियस लेक्चर में जियोमॉर्फोलॉजी का जो लेक्चर हुआ है उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सी हैं। मैं फिर भी बता देता हूं, एक है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दूसरी है आपकी दैट इज दी लॉरेशियन प्लेट। तो इन्हीं की आपस में टकराने से यहाँ पे क्या बन गए, फोल्ड्स बन गए, और जो आज के फॉर्म में आप हिमालयस की फॉर्म में माउंटेन्स को देखते हैं। दे एक्ट एज ए डिवाइडिंग रेंज का काम करते हैं बिटवीन द तिब्बतियन प्लेट्यू आपका नॉर्थ रीजन के अंदर और इंडियन सब कॉन्टिनेंट साउथ रीजन के अंदर। दे ऑल्सो एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडो गैंगेटिक एंड द तिब्बतियन रिवर सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप हिमालयस की देखेंगे, जो हिमालयस की रेंजेस है, एक तरफ आपको तिब्बत वाला रीजन लगता है तो वहां पे तिब्बतियन रिवर्स चल रही हैं, और दूसरी साइड आपके इंडियन जो आपके इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की जो रिवर्स हैं उधर वो वाले रिवर्स चल रहे हैं। तो एक बेसिकली एक वाटर डिवाइड का ये काम कर रहे हैं। जहां तक रही वाटर डिवाइड की बात, तो इसको पर्टिकुलरली ड्रेनेज वाला जो सेक्शन है उसके अंदर हम होलिस्टिकली कवर करेंगे वाटर डिवाइड क्या होता है। बट अभी मैं आपको आसान भाषा में वाटर डिवाइड का मतलब आप ये समझ लो कि बेसिकली ये वो अपलिफ्टेड रीजन बोल लो जहां पे सेपरेट करता है एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से, उसी को हम क्या बोल देते हैं, वाटर डिवाइड बोल देते हैं। अब इनके ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, the Himalayas were formed by several many years ago as a result of convergence of Indo-Australian tectonic plate with the Eurasian tectonic plate। तो ये दो प्लेट के आपस में कोलिजन की वजह से, इनकी कन्वर्जेंस की वजह से इनका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अगर मैं लेटिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय की बात करूं, तो लेटिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय में हम तीन इंपॉर्टेंट माउंटेन डिविजन्स पढ़ते हैं या माउंटेन रेंजेस पढ़ते हैं, जिसके अंदर आपकी ट्रांस हिमालयस, द हिमालयन माउंटेन रेंजेस और ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल, जिसको कि हम इन शॉर्ट मैं बोलूँ अगर, तो जो आपकी नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर जो हिल्स देखने को मिलती हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल हिल्स। तो लेटिट्यूडनली हमने इनको तीन डिविजन्स के अंदर बांटा हुआ है, ट्रांस हिमालयस, हिमालयन माउंटेन रेंजेस और ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन क्या होता है, बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होता है, 0 से 180 ईस्ट या फिर 0 से 180 वेस्ट। सिमिलरली जब हम ईस्टर्न रीजन के अंदर यहाँ पे रिवर्स यहाँ पे बाउंड्री को डिमार्केट करती हैं, और जब हम ईस्ट साइड से जाएंगे या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते जाएंगे तो उसी को हमने क्या बोल दिया, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयस। इन शॉर्ट हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे और जहां पे रिवर्स डिमार्केट करेंगी हिमालयस की बाउंड्री को, उसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। और यहाँ पे हमने 4 डिफरेंट रीजनल डिविजन्स माने हैं। जो 4 डिफरेंट रीजन्स जो हमारे पास हैं, दैट इज पंजाब हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, नेपाल हिमालयस और असम हिमालयस। तो ये 4 रीजनल डिविजन्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो आओ अब इसको मैप के थ्रू देखते हैं कि बेसिकली लेटिट्यूडनल डिवीजन क्या है और लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स क्या हैं। सबसे पहले दिस इज द लेटिट्यूडनल डिवीजन, जहां आपको यहाँ पे आपको बेसिकली, जब मैंने पहले बात की ट्रांस हिमालयस की, अब आप यहाँ पे ट्रांस हिमालयस को देखो। ट्रांस हिमालयस में आपके याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब मैं ट्रांस हिमालयस की बात कर रहा हूँ, ट्रांस हिमालयस, तो ट्रांस हिमालयस बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, जैसे कि पहले आपको काराकोरम, देन आपकी लद्दाख, तीसरी आपकी ज़ांस्कर, इवन कैलाश विच इज इन तिब्बत। तो ये इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं जो कि ट्रांस हिमालयस की पार्ट बनती हैं, विच इज नोन एज, इसको याद रखने का निमोनिक, क्योंकि यूपीएससी में पूछ भी चुका है कि इसका नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर, दैट इज दी KLZ। KLZ का मतलब हुआ काराकोरम, लद्दाख, ज़ांस्कर, जबकि जो कैलाश माउंटेन रेंज है विच इज इन पर्टिकुलरली इन दी तिब्बत रीजन। क्लियर है बात? तो दीज ऑल आर दी पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयस। ये देख लीजिए आप, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड ज़ांस्कर रेंज। इसके बाद आपकी है जो लिखा गया द हिमालयन माउंटेन रेंजेस में द ग्रेट हिमालयन रेंज। बेसिकली जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ हिमालयन माउंटेन रेंज की, तो हिमालयन माउंटेन रेंज को भी आगे मैं
तीन फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपकी आएगी ग्रेट हिमालय, ठीक है, ये देख ही रहे हैं आप। देन उसके बाद आते हैं आपके लेसर हिमालयाज, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम हिमाचल रेंज के नाम से जानते हैं, जबकि जो ग्रेट हिमालय रेंज है उसको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है दैट इज जिसको हम बोलते हैं आउटर हिमालयाज, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दैट इज शिवालिक के नाम से जाना जाता है। जहां पे आपको जो द ग्रेट हिमालयन रेंज है, आपको कॉन्टिन्यूअस रेंज देखने को मिलती है। और पर्टिकुलरली जो आपका हिमाद्री जो रेंज है, आपको यहाँ पे ग्रेनाइट बिल्कुल सबसे ज्यादा, या यहाँ की जो रॉक्स है वहां पे आपको ग्रेनाइट देखने को मिलेगा। जबकि अगर मैं शिवालिक की बात करूं, या आपके शिवालिक में भी पर्टिकुलरली अगर मैं इसी ईस्टर्न रीजन में जो शिवालिक्स हैं, यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली सेडिमेंट्री रॉक जैसे कि आपकी सैंडस्टोन है वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज का पता होना चाहिए, आप ये देख रहे होंगे, इवन ये ग्रेट हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और ये शिवालिक हिल्स, जो मिडल हिमालयाज है इसी को हम हिमाचल रेंज बोल रहे हैं या फिर लेसर हिमालयाज भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, इस मिडल हिमालयाज, दिस इज, मैं मिडल लिख लूं या लेसर लिख लूं, लेसर हिमालयाज, और ये जो शिवालिक है, क्लियर है बात, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच एक पर्टिकुलरली जब आपको लॉन्गिट्यूडनल वैली मिलेगी, क्या मिलेगी, लॉन्गिट्यूडनल वैली मिलेगी, ये लिख दिया मैंने, लॉन्गिट्यूडनल वैली जो मिलती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को बोलते हैं हम दैट इज नोन एज दी दून। क्या बोलते हैं इसको, दून। और इसके एग्जाम्पल देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ये सब इसके एग्जाम्पल्स। और याद रखना सबसे बड़ा जो दून है दैट इज दी देहरादून। और यही जब पर्टिकुलरली इन्हीं दून्स को जब हम ईस्टर्न रीजन, खास करके नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर, पर्टिकुलरली इन द असम रीजन और वेस्ट बंगाल वाले कुछ एरियाज के अंदर हम इन्हीं को क्या बोल देते हैं, इनको बोलते हैं हम, दैट इज, इन्हीं का नाम क्या हो जाता है, दैट इज नोन एज दी द्वार्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, किसी को हमने क्या बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं हम द्वार्स बोल देते हैं। इसके साथ साथ यहीं पे आपको मेघालय वाले रीजन के अंदर, ये यहाँ पे और कुछ यहाँ पे और ये इस वाले रीजन के अंदर आपको, जहाँ पे गारो खासी जयंतिया, मेघालय के अंदर 3 डिफरेंट ट्राइब्स हैं, इनके नाम पे हिल्स के नाम पड़ गए हैं, गारो खासी जयंतिया हिल्स। इवन यहाँ पे आपको अरुणाचल वाले रीजन से के आसपास देखने को मिलेंगे पटकाई बम, ठीक है। उसके बाद आपको नागा हिल्स यहाँ नागालैंड वाले रीजन में, और मिजो हिल्स इन मिजोरम रीजन, और इन्हीं का दूसरा नाम जो लुशई हिल्स है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये जो आपके पर्टिकुलरली जो ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न रीजन के अंदर देखने को मिलती हैं, ये जो हिल्स, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, दीज आर नोन एज दी पूर्वांचल हिल्स। क्लियर है बात, हिमालय का आपको चल गया पता, बेसिकली हिमालयन माउंटेन रेंजेस क्लियर है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 3, दैट इज ग्रेटर हिमालयाज, देन लेसर हिमालय शॉर्ट में लिख दिया, और लास्ट में लिख दिया आउटर हिमालयाज या फिर शिवालिक्स, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, शिवालिक्स। क्लियर है बात। जहां पे ईस्टर्न हिल्स या मैं पूर्वांचल की बात करूंगा, गारो खासी जयंतिया, पटकाई बम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स या फिर लुशई हिल्स, ये सब किसका पार्ट है, पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स का पार्ट। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आपने पूर्वांचल हिल्स, ठीक है, और पूर्वांचल में कंफ्यूज मत होना। जहां पे रही पूर्वांचल की बात, या पूर्वांचल बेसिकली यूपी का ईस्टर्न पार्ट को भी कहा जाता है, कुछ रेफरेंसेस में यूपी के ईस्टर्न पार्ट को भी पूर्वांचल कहा जाता है। तो आपने उस चीज को कंफ्यूज नहीं करना है। आपने अगर कहीं ना कहीं अब वो मिर्जापुर वाली अगर वेब सीरीज देखी होगी, तो उसके अंदर जो मिर्जापुर की वो जो गद्दी की लड़ाई है, पूर्वांचल की जो गद्दी की लड़ाई है, बेसिकली वो क्या रीजन है, वो आपका गोरखपुर वाला जो रीजन आ रहा है या मिर्जापुर वाला जो रीजन है, उस पर्टिकुलरली रीजन को क्या कहा जाता है यूपी के अंदर, दैट इज दी पूर्वांचल। जबकि जो पूर्वांचल हिल्स है दैट इज द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिल्स, या नॉर्थ ईस्ट वाला जो आपका रीजन है। तो इस चीज का आपने इस थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं हम आगे, दिस इज द लैटिट्यूडनल डिवीजन। अब इसके बाद चलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की तरफ। तो अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जैसे जैसे हम बिल्कुल इधर ईस्ट साइड में जा रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे होंगे इस मैप के अंदर कि रिवर्स क्या कर रही हैं, बाउंड्री डिफ्रेंशिएट कर रही हैं हिमालयाज की। तो जब
इंडस रिवर और जो सतलुज रिवर है इसके बीच जो हिमालयाज आएंगे उसको हम क्या बोल देंगे, इसी को बोल देंगे हम पंजाब हिमालयाज बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पंजाब हिमालयाज बोल देंगे। सिमिलरली जब सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच में जो हिमालयाज पड़ेंगे उसी को हम क्या बोल देंगे, दैट इज नोन एज द कुमाऊं हिमालयाज। क्लियर है बात? उसके सिमिलरली जब काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालयाज आएंगे उन्हीं को हम क्या बोल देंगे, नेपाल हिमालयाज बोल देंगे। और आप देख भी ले रहे हैं कि यहाँ पे आपको बिल्कुल नेपाल ही देखने को मिलता है और सिमिलरली उत्तराखंड में आपको कुमाऊं वाला रीजन देखने को मिल रहा है, तो इसका नाम कुमाऊं हिमालयाज आ गया और यहाँ पे नेपाल हिमालयाज आ गया। सिमिलरली इस तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालयाज देखने को मिलेंगे उसी का नाम क्या हो गया, इसी का नाम हो गया दैट इज असम हिमालयाज। तो आपको इनका पता होना चाहिए। पंजाब हिमालयाज किस किस के बीच, इंडस और सतलुज के बीच। सिमिलरली सतलुज और काली के बीच कुमाऊं, और काली और तीस्ता के बीच नेपाल, और लास्ट में तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालयाज। दीज आर दी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। आई होप यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई होगी। तो आओ चलते हैं अगले फिजियोग्राफिक डिवीजन की तरफ, दैट इज दी ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की तरफ। अगर मैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की बात करूं तो इसी को हम इंडो गैंगेटिक प्लेन, ऑल्सो नोन एज द इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ये भी इसका नाम है। द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया भी इसको ही कहा जाता है। रेफर टू एन एग्रेडेशन प्लेन, ये यहाँ पे कीवर्ड है दैट इज द एग्रेडेशन। पहले समझो ये एग्रेडेशन होता गया है। एग्रेडेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होगा कि एग्रेडेशन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाना किसी भी चीज का। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, रिवर्स जो अपने साथ इरोजन करके लेके आएंगी, चाहे वो सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, उन सब का यहाँ पे इन प्लेन एरियाज में क्या हो जाएगा, डेपोजिशन होगा। और सिंपली हमने पढ़ा भी था कि जब रिवर अपनी यूथफुल स्टेज में होती है तो वो क्या करती है, मैक्सिमम इरोजन करती है। जैसे ही प्लेन्स में एंटर करती है उसकी वेलोसिटी घटती है, रिवर क्या होती है, वाइड होना शुरू होती है, और धीरे धीरे वो क्या करती है, अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करना शुरू करती है। और जब वो सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं उसी प्रोसेस में एग्रेडेशन वर्क करता है, उनको कंसोलिडेट करता है, और वहीं पे फिर एक प्लेन की फॉर्मेशन होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे यही चीज लिखी है, रेफर टू एन एग्रेडेशन प्लेन फॉर्म्ड बाय अलूवियल डिपॉजिट्स। याद रखना कैसे डिपॉजिट्स होंगे, वो अलूवियल डिपॉजिट्स होंगे, कैरिड बाय दी 3 रिवर्स। कौन कौन सी, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। मतलब 3 रिवर्स, इंडस और गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो कि ये क्या बनाएंगी, फॉर्मेशन करेंगी, यहाँ पे अपने सेडिमेंट्स को यहाँ पे डिपॉजिट करेंगी, इनका एग्रेडेशन होगा, तो उसी से जो प्लेन बनेगा उसी को हम क्या बोल देंगे, द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स बोल देंगे। लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द इंडस इन द वेस्ट to the mouth of the Ganga in the east, it forms an important physiographic divisions of India. अगर मैं इनके ओरिजिन की बात करूंगा प्लेन्स के, these plains are formed by the depositional work of the 3 rivers, again Indus, Ganga and Brahmaputra, and their tributaries. The sediments of these rivers filled with wide depressions that existed between the peninsular and the Himalayan region. Basically अगर आप देखेंगे इसके नीचे आपको पेनिसुलर रीजन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको हिमालयन रीजन देखने को मिल रहा है। तो इसके बीच में ये जो डिप्रेशन बना था, विद द पैसेज ऑफ टाइम रिवर्स यहाँ पे अपने सेडिमेंट्स को लाती गई, और धीरे धीरे यहाँ पे सेडिमेंट्स क्या होते गए, कंसोलिडेट होते गए। तो बस इसी कंसोलिडेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, एक प्लेन बन गया जिसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज नोन एज द ग्रेट नदरन प्लेन्स बोल दिया। उसके बाद रीजनल डिवीजन देख लो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का। तो हमने इंडो गैंगेटिक प्लेन्स को रीजनली हमने बेसिकली 4 रीजन्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि आपके बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 रीजन्स, जिसमें कि राजस्थान प्लेन सबसे इंपॉर्टेंट ये वाले प्लेन्स हैं, दैट इज दी पंजाब हरियाणा प्लेन्स एंड दी गंगा प्लेन्स। दीज बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। प्लेन्स सारे इंपॉर्टेंट है बट इनका रिलेवेंस थोड़ा ज़्यादा है। सिमिलरली दी ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्लेन्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। दीज आर दी सतलुज यमुना प्लेन्स, ये रहे आपके अपर गंगा प्लेन, देन मिडल गंगा प्लेन, देन दी लोअर गंगा प्लेन, ये वेस्ट बंगाल वाला रीजन, ये आपका यूपी बिहार वाला रीजन आ गया, ठीक है, ये आपका वेस्टर्न यूपी वाला रीजन है, और कुछ उत्तराखंड वाला रीजन। सिमिलरली दिस इज दी पंजाब हरियाणा वाला रीजन सतलुज यमुना, और आपका ये राजस्थान वाला रीजन। सिमिलरली
इसके साथ साथ ये रहे आपके ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, जिसमें कि आपका सम पार्ट ऑफ आपका असम, अरुणाचल और ये सब रीजन आ रहा है। तो आपको ये पर्टिकुलरली इस टाइप से मैप के अंदर भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से रीजन जो हैं प्लेन्स के हैं। क्लियर है बात? तो अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन की तरफ, दैट इज द पेनिसुलर प्लेट्यू। बेसिकली पहले तो समझो कि प्लेट्यू होता क्या है। जब मैं प्लेट्यू की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, फर्स्ट इज पेनिसुला और तीसरा है प्लेट्यू, दूसरा है प्लेट्यू सॉरी। जब मैं पेनिसुला की बात करता हूँ, जमीन का वो हिस्सा जिसके 3 साइड पानी लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? पेनिसुला बोलते हैं। तो बेसिकली अगर आप इंडिया की लोकेशन देखोगे, वेस्ट साइड पे आपका दैट इज योर अरेबियन सी, ईस्ट साइड पे आपका कौन सा लग रहा है? दैट इज बे ऑफ बंगाल, और सदर्न साइड में आपका इंडियन ओशन टच कर रहा है। सिमिलरली अब अगर मैं इसी को हमने क्या बोल दिया? दैट इज द इंडियन पेनिसुला बोल दिया। अब आते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू बेसिकली एक फ्लैट टेबल लैंड स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? प्लेट्यू बोल देते हैं। तो अब देखते हैं इंडियन पेनिसुलर प्लेट्यू को। द इंडियन पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज द इंडियन पेनिसुलर प्लेट्यू, forms an important physiographic division of India. It refers to the flat tableland keyword है that lies in the southern part of India and is surrounded by the ocean on 3 sides. Oceans बोल लो या water body बोल लो, ठीक है। Along with the being the oldest landmass of India, ये यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, it is the oldest landmass of India. It is the oldest landmass, सबसे पुराना ये। It also holds the distinction of being the largest physiographic division of India. और आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा physiographic division कौन सा है, तो याद रखना that is the peninsular plateau. Major plateaus of peninsular India में आएंगे यहाँ पे। The peninsular plateau of India or the Indian peninsular plateau as a physiographic यूनिट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्मॉलर प्लेट्यूज। इसके अंदर आपको डिफरेंट स्मॉलर प्लेट्यूज देखने को मिल जाएंगे। द प्रोमिनेंट स्मॉलर प्लेट्यूज ऑफ द पेनिसुलर इंडिया इंक्लूड, अब कौन कौन से यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसके फिर मैं आपको मैप के अंदर इसका विजुअलाइजेशन बताऊंगा। मारवार अपलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड या जिसको हम मध्य भारत पठार भी बोलते हैं हिंदी में। बेसिकली जो उसका प्लेट्यू का जो नाम है दैट इज दी पठार, उसको हम क्या बोल देते हैं? पठार बोल देते हैं। क्लियर है बात? बुंदेलखंड प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, बाघेलखंड प्लेट्यू, देन छोटा नागपुर, मेघालय जिसका नाम शिलोंग प्लेट्यू भी है। इवन इसी के साथ साथ ये बेसिकली पेनिसुलर प्लेट्यू की ही ईस्ट साइड पे या नॉर्थ ईस्ट साइड पे इसकी एक्सटेंशन है, और इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी को हम क्या भी बोल देते हैं? कंबाइन असम प्लस मेघालयन प्लेट्यू को कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। कार्बी एंगलोंग भी अगर आ गया तो वो भी एक प्लेट्यू है, वो भी इसी का नाम है, याद रखना इस चीज को। दैट इज द कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू एंड देन छत्तीसगढ़ प्लेन। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। तो अब एक बार देख भी लेते हैं। दिस इज योर मालवा, ठीक है, ये बुंदेलखंड, ये भागेलखंड, दिस इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। then Chhattisgarh plateau again most important, then Maharashtra plateau, Karnataka, Telangana plateau and Ranchi plateau. These all are the important plateaus of the India. तो ये सबसे बड़ी चीज क्या है? पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको ये मैप का पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपके माइंड में लोकेशंस फिट हों ताकि आप इजीली इनको डिमार्केट कर सकें। जरूरी नहीं जब भी पेपर में आए तो आप सर्टेनली अपने हाथ से हल्का सा ड्रॉ करके 1 2 3 करके आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, ताकि इजी आपने बेसिकली एक जजमेंट देनी है कि हाँ आपको पता है, तो आप इस तरह से डिमार्केशन भी कर सकते हैं वहाँ पे 0 1 2 3 करके जो भी आपने डिमार्केशन करना चाहें। तो ये मैप आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है मेजर हिल रेंजेस ऑफ पेनिसुलर इंडिया। के अंदर ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस भी देखने को मिल जाएंगी, जिसमें कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं? अरावली रेंज है, विंध्यन रेंज, सतपुड़ा रेंज, वेस्टर्न घाट जिसको हम सह्याद्रीज भी बोलते हैं, और ईस्टर्न घाट्स। क्लियर है बात? तो ये इंपॉर्टेंट 5 इंपॉर्टेंट आपकी प्रोमिनेंट हिल रेंजेस आपको देखने को मिलती हैं। अब एक बार इनको हम मैप पे भी देख लेते हैं। दीज आर दी अरावलीज, देन विंध्यास, ये सतपुड़ाज, ये रहे आपके वेस्टर्न घाट्स, ये रहे आपके ईस्टर्न घाट्स। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी 5 इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस हैं पेनिसुलर प्लेट्यू के अंदर। क्लियर है बात? इसके बाद चलते हैं हम अगले फिजियोग्राफिक डिवीजन की तरफ, दैट इज दी कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया के।
अगर मैं कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया की बात करूं तो बेसिकली ये एक नैरो स्ट्रेच है, स्ट्रिप है, जो कि पेनिसुलर प्लेट्यू के एजेस पे देखने को मिलेगी और द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया के पास देखने को मिलेगी। मतलब किस किस के बीच, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि इंडिया के कोस्ट लाइन है जो, और उस किसके कोस्ट लाइन और किसके बीच, एजेस ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू के बीच आपको ये नैरो स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी प्लेन्स की। इसी को हम क्या बोल देंगे, कोस्टल प्लेन्स बोल देंगे। अगर इसको मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूं तो आपने देखा कि वेस्ट साइड में क्या चीज़ है, वेस्ट साइड में है आपके अरेबियन सी। तो अरेबियन सी और जो वेस्टर्न घाट्स हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये रहा आपका अरेबियन सी, दिस इज द अरेबियन सी, और ये है आपका, दिस इज द बे ऑफ बंगाल। क्लियर है बात। अब वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में ये जो नैरो स्ट्रिप देखने को मिल रही है, इसी को हमने क्या बोल दिया, इसी को हमने बोल दिया दैट इज नोन एज द कोस्टल प्लेन्स। सिमिलरली बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में जो नैरो स्ट्रिप आपको देखने को मिल रही है, इसी को हमने क्या बोल दिया, दैट इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये रहे आपके वेस्ट साइड में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्ट साइड में रहे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो मैं इसको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूं दैट इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर सैंडविच्ड बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट्स। सिमिलरली ऑन द ईस्ट साइड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे दैट इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर सैंडविच्ड बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। तो क्लियर, आई होप यहां पे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी किसकी, आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। तो आओ देख भी लेते हैं। डिवीजन ऑफ कोस्टल प्लेन इन इंडिया हम दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एज वन ऑफ द 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, दीज प्लेन्स स्ट्रेच फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 6000 किलोमीटर अलोंग द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। सिमिलरली ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस एक बार थोड़ा सा ये डिस्टेंस देख लेना। अब इस मैप को ध्यान से देखना, दिस इज ऑल अबाउट द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। अगर मैं कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया की अगर जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये कच्छ, रान ऑफ कच्छ वाला रीजन है। तो इस पर्टिकुलरली, और यहाँ पे ये सौराष्ट्र में काठियावाड़ वाला रीजन, तो बेसिकली इसी को हम क्या बोल देते हैं, कच्छ काठियावाड़ प्लेन बोल देते हैं गुजरात के अंदर। क्लियर है बात, या फिर गुजरात प्लेन भी बोल देते हैं। पर्टिकुलरली खास करके महाराष्ट्र, वैसे तो महाराष्ट्र में बोलते हैं, इसी पर्टिकुलरली जो प्लेन है, इसकी जो कोस्ट है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, कोंकण कोस्ट। और यहीं से कोंकण रेलवे का भी जो नाम आया था वो भी इसी रीजन से आया था। क्लियर है बात। और इवन गोवा के अंदर इसी को हम गोवन कोस्ट भी बोल देते हैं। क्लियर है बात। बट कुछ सोर्सेज में कंबाइनली आपको महाराष्ट्र प्लस गोवा को कंबाइन ही हम क्या बोल देते हैं, दैट इज नोन एज द कोंकण कोस्ट। बट अगर कहीं आपको सेपरेटली दिया गया, गोवा में अगर गोवन कोस्ट दिया है तो आपने गोवन कोस्ट पे टिक मारना। अगर आपको पर्टिकुलरली सिर्फ ये दिया गया है महाराष्ट्र प्लस गोवा इज इक्वल टू कोंकण कोस्ट, तो वो भी ठीक होगा। तो आपने अकॉर्डिंग टू दी जो भी सूटेबिलिटी है ऑप्शन की वो देख लेनी है प्रीलिम्स में। अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो आप अगर इस चीज को लिख देंगे, दैट विल फेच यू एक एडिशनल मार्क्स में आपके इंक्रीमेंट कर देगा। अदरवाइज दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज दी कॉमन कोस्ट, कॉमन सॉरी कोंकण कोस्ट, तो कॉमनली सबको ही पता है। तो अगर आप इसकी तरह से गोवन कोस्ट लिख दोगे तो आपके लिए एक एडवांटेज मिल जाएगा आपको। उसके बाद सिमिलरली कर्नाटका प्लस आपका केरला के कोस्ट को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज नोन एज दी मालाबार कोस्ट। और अगर पर्टिकुलरली अगर मैं कर्नाटका की बात करूं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज दी कन्नड़ प्लेन्स भी बोल देते हैं। क्लियर है बात। सिमिलरली दिस इज ऑल अबाउट योर वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न कोस्ट। अगर मैं ईस्टर्न कोस्ट की बात करूं तो आपका जो बिल्कुल साउथ साइड की जो कोस्ट है ईस्ट, ये ईस्टर्न रीजन के अंदर, दिस इज दी ईस्टर्न घाट वाले रीजन का जो प्लेन्स हैं, इसकी जो बिल्कुल ये जो साउथ वाली जो कोस्ट है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, कोरोमंडल कोस्ट बोल देते हैं। या फिर और इसका नाम पर्टिकुलरली बोलूं तो तमिलनाडु के कोस्ट को ही हम क्या बोल देते हैं, कोरोमंडल कोस्ट बोल देते हैं। अब कुछ पार्ट इसमें आंध्रा का भी इंक्लूड हो जाता है। सिमिलरली पर्टिकुलरली जो नॉर्थवर्ड पार्ट है
इसी प्लेन्स का, इसी को हम क्या बोल देते हैं, नदरन सिरकार्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, नदरन सिरकार्स बोलते हैं। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश का मैक्सिमम जो आपका रीजन है वो इसी नदरन सिरकार के अंदर आता है। सिमिलरली जब मैं उड़ीसा की बात करता हूं, ठीक है, तो उड़ीसा के जो पर्टिकुलरली जो कोस्ट है उसी को हम क्या बोल देते हैं, उत्कल प्लेन। जब हम जनगण मन पढ़ते हैं उसमें हम उत्कल बंग पढ़ते हैं, तो उत्कल बंग का मतलब ही क्या है, दैट इज दी, उत्कल का मतलब है उड़ीसा। तो यहाँ पे इसी को हमने क्या बोल दिया, उत्कल प्लेन बोल दिया, ऑन दी नदरन साइड ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। क्लियर है बात? तो आई होप यहां तक आपको प्लेन्स के बारे में क्लियर हो गया होगा, कोस्टल प्लेन्स के बारे में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो आओ चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन की तरफ, दैट इज द इंडियन आइलैंड्स। जब मैं इंडियन आइलैंड्स की बात करता हूं तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है इंडियन आइलैंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, एक तो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी लोकेशन। उस ये सबसे बड़े लोकेशन अगर की मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो ये इतने स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है कि यहाँ से आपका पूरा जो शिपिंग ट्रेड है इन्हीं रीजन्स के आसपास से गुजरता है। तो हमारे लिए एक तो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये देते हैं आपके क्या, कोस्टल ये सॉरी आपके इंडियन आइलैंड्स, जिसमें कि इंडियन आइलैंड्स में भी दो इंपॉर्टेंट मेन ग्रुप्स, दैट इज द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स। जहां पे आपका अंडमान और निकोबार में भी अंडमान अलग है और निकोबार अलग है। क्लियर है बात? जहां पे अंडमान के अंदर आपका, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान आता है। क्लियर है बात? मैंने शॉर्ट में लिख दिए, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान। और इवन निकोबार के अंदर कार निकोबार, ठीक है, लिटिल निकोबार एंड देन लास्ट में आपका ग्रेट निकोबार। क्लियर है बात? तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हाल ही में होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसी अंडमान निकोबार की जो पहले कैपिटल हुआ करती थी क्या, पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया है, श्री विजयपुरम कर दिया है। तो ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब मैं अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूं तो बेसिकली यहां पे तीन इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप थे पहले, अब इनको कंबाइन कर दिया गया है, दैट इज द लक्काडीव, अमीन डीव और मिनिकॉय। इन्हीं के कॉम्बिनेशन को अब हम क्या बोल देते हैं, इसी के कॉम्बिनेशन को अब हम क्या बोलते हैं, दैट इज द लक्षद्वीप आइलैंड। इनकी खासियत कि ये जो लक्षद्वीप है ये सारा आपका किसका बना है, कोरल्स का बना है। और अगर मैं कोरल्स की बात करूंगा तो आपको पता ही है कि ये टाइनी पॉलिप्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। एल्गी जिसका नाम है जूजेंथले। बाकी इसका हमने डिटेल डिस्कशन हमने जियोमॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी कर रखा है। तो आई होप यहां तक आपको इंडियन आइलैंड का पता चल गया होगा, जो कि आपके अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। क्लियर है बात? अब इनका मैप देख लो, दिस इज द लक्षद्वीप, दिस इज द अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में लक्षद्वीप, और यहाँ पे ये किसके हैं, कोरल्स के बने हैं। क्लियर है बात? तो दिस इज ऑल अबाउट योर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने ले लिया, ताकि आगे हम जब क्वेश्चंस को डिस्कस करें तो हमें कुछ चीज़ों का पता हो क्लियरली। तब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन, जब एज ए इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जब बात हुई थी कि भाई इंडिया इज कंसिडर्ड एज इंडिया सब कॉन्टिनेंट, हम उसको क्यों बोलते हैं, तो सबसे पहले तो आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट का के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं उनका पता होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे, थोड़ा सा डिस्प्यूट देखने को मिलता है। अगर तो मैं एनसीईआरटी की बात करूं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो उसके अंदर आपको इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश देखने को मिलता है। क्लियर है? दिस इज द डेटा ऑफ द एनसीईआरटी। बट सम सोर्सेज से कि इसके अंदर आपका श्रीलंका प्लस मालदीव्स भी आता है। क्लियर है? अब अगर मैं
एनसीईआरटी के डाटा को फॉलो कर रहा हूं तो इसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश है। और अगर मैं और ज़्यादा रेलेवेंट और सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको श्रीलंका एंड मालदीव्स भी देखने को मिलेगा। तो आप अपने वैसे तो यूपीएससी जो है एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है, तो आप स्टिक रहें किसके ऊपर, एनसीईआरटी के ऊपर। बट अगर कुछ इस टाइप से अगर आपके पास ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन बन रहा है देन ऑल्सो इंक्लूड श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द मैप, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, और ये आपका श्रीलंका, और इधर को आपको नीचे देख लेंगे, देखने को मिल जाएंगे मालदीव्स भी देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है बात? तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब ये तो रहा मैप या कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं। जब भी सब कॉन्टिनेंट की बात होती है तो सब कॉन्टिनेंट आप एक चीज समझ लो कि बेसिकली ये वो रीजन होता है जो कि बाकी जो भी रीजन होगा उससे बिल्कुल हटके होगा। यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट कल्चर, डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल फीचर्स, डिस्टिंक्ट क्लाइमेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तभी इस पर्टिकुलर रीजन को क्या कहा जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया में भी अगर वो एरिया काफी बड़ा है तब भी उसको हम एज ए सब कॉन्टिनेंट का दर्जा देते हैं। कहने को हम चाइना भी सब कॉन्टिनेंट भी कह सकते थे, पर हम चाइना सब कॉन्टिनेंट क्यों नहीं कहते हैं? क्यों? क्योंकि वहां पे आपको डिस्टिंक्ट कल्चर देखने को नहीं मिलता, आपको डिस्टिंक्ट क्लाइमेट्स नहीं देखने को मिलते हैं। क्लियर है बात? दैट्स वाई इंडिया को हम पर्टिकुलरली एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लो, इंडिया इज कंसिडर्ड a subcontinent due to its distinct geographical, cultural and historical characteristics that set it apart from the rest of Asia. Rest of Asia से distinct geographical, cultural और historical characteristics की वजह से इसको रेस्ट ऑफ एशिया से ये सब चीजें इसको सेपरेट कर देती हैं, जिस वजह से इसको क्या कहा जाता है, इंडिया को एज ए सब कॉन्टिनेंट कंसिडर किया जाता है। अब देखते हैं हम सबसे पहले जियोग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर आते हैं। तो अगर मैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर बात करूं तो अगर मैं साइज एंड स्केल की बात करूंगा, इंडिया इज लार्ज एनफ टू बी कंसीडर्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट कवरिंग 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर रहा है, जिसमें कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है ये वर्ल्ड की, एंड हैज डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग आपको यहाँ पे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोस्टल रीजन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे कि हमने अभी पीछे फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़े थे, तो आई होप यहाँ से आपको चल रहा होगा पता कि यहाँ पे माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स किस किस टाइप के क्या चीज है। ये ज्योग्राफिकल फैक्टर के अंदर ही दूसरा है आपका फिजिकल बैरियर्स। अगर आपने ध्यान से हिमालयाज देखा होगा तो जो हिमालयाज हैं वो बेसिकली एक हमारे लिए एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। द हिमालयाज टू द नॉर्थ एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर आइसोलेटिंग इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। उसके ऊपर से आप देखेंगे अगर कि हिमालयाज एक तरीके से क्या कर रहे हैं, बैरियर, एक दीवार का काम करते हैं, जो कि रेस्ट ऑफ एशिया से इंडिया को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। इवन यही वो हिमालयाज हैं जो कि सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड, जैसे कि आपके ऊपर से अगर मैं बोलूं कि जो कोल्ड साइबेरियन विंड्स भी आती हैं, उनसे ये हमें शील्ड का काम करते हैं। अदरवाइज अगर ये हिमालयाज ना हो तो यहाँ पे भी जो टेम्परेचर है -10, -20 आपको देखने को मिल जाएगा इजिली इन दी ऑलमोस्ट ऑल दी नदर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, अगर ये हिमालयाज ना एग्जिस्ट करें। दिस सेपरेशन हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ यूनिक क्लाइमेटिक एंड इकोलॉजिकल कंडीशंस। इन्हीं हिमालयाज की वजह से यहाँ पे आपको यूनिक क्लाइमेटिक और इकोलॉजिकल कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। अब आते हैं हम कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो वैसे ही इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा आपको कल्चरल डाइवर्सिटी वैसे भी हमें देखने को ही मिलती है। तो अगर एथनिक एंड लिंग्विस्टिक वैरायटी की बात करें तो इंडिया इज होम टू अ वास्ट एरे ऑफ एथनिक ग्रुप्स। यहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट टाइप के आपको ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, मल्टीपल ट्राइब्स देखने को मिल जाएंगी। इवन अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूं, सबको पता है कि इंडिया में सबसे पहले जो स्टेट ही बनी थी वो भाषा के आधार पर बनी थी, दैट इज द आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे लैंग्वेज में तो वैसे ही विविधता है, क्लियर है। और 22 जो डिफरेंट लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी एक हमें क्या बताता है, दैट इज द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा एग्जांपल है। विद ओवर 1600 स्पोकन लैंग्वेजेस एंड मल्टीपल रिलीजन्स इंक्लूडिंग हिंदुज्म देखने को मिल रहा है आपको, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल रिलीजन्स या मल्टीपल फेथ्स के आपको लोग यहाँ देखने को मिलते हैं। कल्चरल हेरिटेज की बात करूं, द रीजन हैज अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ ट्रेडिशंस, फेस्टिवल, आर्ट,
forms and practices that vary significantly across states and communities contributing to a distinct cultural identity। अगर मैं कल्चर की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कल्चर आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे आपका फोक है, डांस है, ड्रामा है, हर स्टेट के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो आपको कल्चरल हेरिटेज भी आपको देखने को मिल जाएगा। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो अब तो वैसे तो अब तो ये डेटा ओल्ड हो चुका है, ठीक है। अब तो हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड के अंदर, सेकंड तो नहीं रहे अब हम, याद रखना। अब तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, मच हायर देन एनी अदर कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट फॉर एशिया एंड अफ्रीका। तो इंडिया के अंदर ऑब्वियस ही बात है कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो ये भी एक कल्चरल डाइवर्सिटी का ही एक फैक्टर है कि जो हमें एज ए सब कॉन्टिनेंट पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। क्लियर है बात? तो दिस इज ऑल अबाउट योर कल्चरल डाइवर्सिटी। अब आते हैं हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के ऊपर। जब मैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करूंगा तो यहाँ पे एंशिएंट सिविलाइजेशंस, इंडस वैली टाइप के सिविलाइजेशंस आपको पता ही है, ठीक है। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री मार्क्ड बाय एन एंशिएंट सिविलाइजेशन सच एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिग्निफिकेंट एम्पायर्स आपको यहाँ देखने को मिले, मौर्यस देखने को मिले हैं, गुप्तास देखने को मिले हैं। द हिस्टोरिकल रिचनेस एड्स टू द आइडेंटिटी ऑफ एज ए सब कॉन्टिनेंट, यह भी एक सब कॉन्टिनेंट के लिए एक जस्टिफिकेशन है। सिमिलरली colonial हिस्ट्री की बात करें, impact of British colonial rule has also shaped modern India, influencing its political, social, economic structure, which further differentiate it from the surrounding regions। अगर मैं colonial हिस्ट्री की बात करूं तो ब्रिटिश का भी काफ़ी बड़ा योगदान मैं बोलूँ, या उनका भी काफ़ी बड़ा योगदान या फिर मैं बोलूँ इम्पैक्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे कल्चरल या फिर आपके यहाँ पे कॉलोनियल या फिर आपके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, जिस वजह से भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी या फिर आप ये बोलेंगे कि चेंजेस देखने को मिले, जो कि एक जस्टिफिकेशन है किसकी, एज ए सब कॉन्टिनेंट की। यहाँ पे क्लाइमेटिक जोन्स की बात करूँ तो आपको पता ही है कि इंडिया वो कंट्री है कि जहाँ पे आपको मल्टीपल क्लाइमेट्स देखने को मिल जाएंगे इन दी मल्टीपल डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ कि जैसे मानसून है, मानसून क्या हो रहा है, विंड्स के डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से यहाँ पे सीजन्स चेंज हो जा रहे हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जो इसकी यहाँ पे रेस्ट ऑफ अदर कंट्रीज से डिस्टिंक्ट क्लाइमेट को डिफ्रेंशिएट कर देता है। डाइवर्स क्लाइमेट की बात करें, इंडिया एक्सपीरियंस अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट्स फ्रॉम द एरिड deserts of Rajasthan to tropical monsoon in the south. This climate diversity has led to varying agriculture practices and the lifestyles. So these all are the factors which contribute India as a subcontinent. तो I hope यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि इंडिया को हम एज ए सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, या फिर इसकी जो प्रॉपर जस्टिफिकेशन है वो आपको चल गई होगी यहाँ पे पता। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज थी या जो उसका एसेंस था वो आपको समझ आ गया होगा। अब सिमिलरली लास्ट सिस्टम की लास्ट देख लेते हैं, दैट इज द इकोनॉमिक सिस्टम की अगर बात करें यहाँ पे वेरिड इकोनॉमिक्स। इंडिया हैज अ कम्प्लेक्स एंड डाइवर्स इकोनॉमी दैट इंक्लूड्स, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर देखने को मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिल रही है, सर्विस सेक्टर देखने को मिलता है, विद सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द अर्बन एंड द रूरल एरियाज अमंग द डिफरेंट रीजन्स। तो दिस इज द वेरिड इकोनॉमी है, यहाँ पे आपको इस चीज़ की क्लैरिटी मिल गई होगी। पॉलिटिकल आइडेंटिटी की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, विद इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इसके, ठीक है। इंडियन डेमोक्रेसी की वर्ल्ड में एग्जांपल दिया जाता है। कमिटमेंट टू सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री इन इट्स विसिनिटी। सबसे बड़ी चीज़ क्या कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जो हमारे कंट्री का एक मेन इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो पिलर भी है, ठीक है, वो किसको सेपरेट कर देता है रेस्ट ऑफ जो आस पड़ोस में जितनी भी कंट्रीज हैं, जिसके आसपास के दायरे में जो भी कंट्रीज हैं वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। तो जिस वजह से एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है जो कि इंडिया एज ए सब कॉन्टिनेंट क्या हो रहा है, बिल्कुल जस्टिफाई हो रहा है। डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ वाइड रिच वेजिटेशन रेंजिंग फ्रॉम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी यहीं देखने को मिलेंगे, डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, एल्पाइन मीडोज नॉर्थ में चले जाओगे, ठीक है, वहां देखने को मिल जाएंगी। मैनी ऑफ एनिमल स्पीसीज इंडिया के अंदर ही देखने को मिलेंगी, आर एंडेमिक नॉट फाउंड इन दी मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और एक चीज़ का याद रखना, इंडिया इकलौती कंट्री है, जब मैं एंडेमिक स्पीसीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे एंडेमिक होता है जो पर्टिकुलरली इंडिया में पाई जा रही हैं या उसी रीजन में पाई जाती हैं। इंडिया इकलौती कंट्री है, याद रखना, जहाँ पे आपको लाइन्स भी देखने को मिलेंगे और टाइगर्स भी देखने को मिलते हैं। क्लियर है? लाइन्स की बात करूँगा तो आपका गिर वाला रीजन गुजरात का, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर आपका देखने को मिल जाएंगे आपको, और डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं। क्लियर है बात? तो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया एज ए सब कॉन्टिनेंट। आई होप यहाँ तक चीज़ें
क्लियर हो गई होंगी इंडिया एज ए सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। अब चलते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन था कि डिफरेंशिएट बिटवीन द लैंडस्लाइड इन दी ईस्ट इन दी हिमालयन रीजन एंड दी वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन के जो दो डिफरेंट लैंडस्लाइड्स हैं इनको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले तो अब यहाँ पे समझो कि बेसिकली लैंडस्लाइड होता क्या है। बेसिकली लैंडस्लाइड है क्या, मतलब सिंपल सी बात है कि जब आपकी ज़मीन, अगर मैं एक नॉर्मली इसका अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ कि ज़मीन का फिसलना, अब यहाँ पे जब ज़मीन सडनली फिसल जाएगी बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो उस वजह से क्या होगा, एक वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन होगा या डिस्ट्रक्शन होगा, उसी को हमने क्या बोल दिया, लैंडस्लाइड बोल दिया। अ लैंडस्लाइड इज द मूवमेंट ऑफ रॉक या सॉइल और अदर डेब्रिस डाउन अ स्लोप ड्यू टू ग्रेविटी। बेसिकली क्या है, ये किसकी मूवमेंट है, या तो रॉक की हो सकती है, सॉइल की हो सकती है, या फिर किसी डेब्रिस की हो सकती है, किसके द्वारा, बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज द कीवर्ड, जिस वजह से क्या होगा, ये क्या करेगा, गिरेगा नीचे, मूव करेगा, और ये मूवमेंट सडन होगी तो जिस वजह से क्या होगा, वाइड स्प्रेड डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन होगी। हैवी रेनफॉल can saturate the soil and make it more unstable, increasing the likelihood of the landslides। एक चीज याद रखना, सबसे बड़ा प्राइमरली फैक्टर अगर लैंडस्लाइड का देखा गया इंडिया में वो है रेनफॉल। रेनफॉल क्या करता है कि रेनफॉल जैसे ही होगी पानी अंदर जाएगा, वो एज ए लुब्रिकेशन का काम करेगा, जिस वजह से क्या होगा, मिट्टी आपकी स्लाइड कर जाएगी, उसी को हमने क्या बोल दिया, लैंडस्लाइड बोल दिया। और यही रेनफॉल है जिस वजह से मैक्सिमम लैंडस्लाइड्स आपको इंडिया के अंदर दो इंपॉर्टेंट रीजन्स, एक आपका हिमालयन रीजन, एक है आपका वेस्टर्न घाट वाला रीजन, क्योंकि ये दो रीजन्स हैं जहां आपको पीक्स थोड़ी, हिमालय में तो खैर वैसे भी स्टीप पीक्स देखने को मिलती हैं, और अगर मैं पेनिसुलर इंडिया की बात करूं तो वेस्टर्न घाट ही वो रीजन है जहां पे आपको थोड़ी हाई पीक्स देखने को मिलती हैं इन पेनिसुलर रीजन में। तो ये दो रीजन्स हैं जहां पे स्लोप बिल्कुल बहुत ज्यादा होगा, और स्लोप पे जब बारिश या पानी आएगा या रेनफॉल होगा तो वो क्या करेगा, लैंडस्लाइड की एक्टिविटी को काफी ज्यादा ट्रिगर कर देगा। क्लियर है बात। एज पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई, नियरली 12.6% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ आवर कंट्री इज प्रोन टू लैंडस्लाइड। तो ये पता होना चाहिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो डेटा है, इस तरह का जो डेटा है वो आपके आंसर को एक वैल्यू एडिशन आंसर बना देता है। वैल्यू एडिशन या मॉडल आंसर जिसको हम बोलते हैं, वो इस तरह के जो डेटा होता है वो आपको मस्ट होता है, क्योंकि इसी से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है आप यहाँ से फेच करेंगे। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से नियरली 12.6% ऑफ द जो लैंड एरिया है कंट्री का वो क्या है, लैंडस्लाइड प्रोन है। द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट कपल्ड विद द हैवी रेन्स एंड द क्लाइमेट चेंज मेक द हिमालयन रीजन ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड्स। एक तो आपको पता ही है कि हिमालयाज यंग है, तो मतलब क्या है, ये प्लेट्स कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही हैं, आपस में टकरा रही हैं, मूव ऑन कर रही हैं। साइमल्टेनियसली यहाँ पे जो रेनफॉल है और उसके साथ जो क्लाइमेट चेंज है, ये एक इंपॉर्टेंट ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिस वजह से क्या हो रहा है कि हिमालयन रीजन जो है मैक्सिमम प्रोन टू लैंडस्लाइड बनता जा रहा है। धीरे धीरे था तो पहले भी, बट अब ये और ज्यादा रिस्की होता जा रहा है। वेस्टर्न घाट इज द अनदर रीजन ऑफ द लैंडस्लाइड ड्यू टू इट्स स्टीप वेस्टर्न स्लोप्स। बिल्कुल, क्योंकि वेस्टर्न थोड़ी पीक्स ज्यादा हैं, वेस्टर्न घाट्स की पीक्स की हाइट ज्यादा, इस वजह से स्लोप क्या है, स्टीप है। और वहां पे जो लेटराइट सॉइल है, ठीक है, लेटराइट सॉइल बेसिकली इसकी खासियत क्या होती है कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हम जिसको बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग में होता है क्या, बेसिकली अभी इस चीज को ये समझ लो कि लीचिंग में क्या होता है कि जो सोल्यूबल सब्सटेंस है वो नीचे बैठ जाते हैं और इनसोल्यूबल है वो ऊपर आ जाते हैं। और जनरली यहाँ पे क्या होता है कि जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो होते हैं जनरली इसमें आयरन या और आपके एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड्स होते हैं, जो Fe है, ठीक है। अब Fe क्या होगा, जो बाकी जो सोल्यूबल होगा वो बह जाएगा, Fe ऊपर आ जाएगा, बाद में यही Fe जो है लेटराइट सॉइल बना देगा, ठीक है। जब नीचे प्लेन एरियाज में जमा होगा, सपोज करो ऊपर बारिश हुई, वहां से वो इरोड होता हुआ आएगा, नीचे प्लेन एरियाज में जमा हो जाएगा। बट अगर यही रेनफॉल ज्यादा हो जाए तो इसी वजह से यहाँ पे इसी सॉइल का बहुत ज्यादा इरोजन हो जाएगा और निचले एरियाज के अंदर ये लैंडस्लाइड को ट्रिगर कर देगा। क्लियर है बात। एंड द इरोजन ऑफ द लेटराइट कैप। क्लियर है बात। इसी लेटराइट कैप का मतलब समझ लो कि इरोजन किसका होगा, लेटराइट सॉइल का इरोजन हो जाएगा। क्लियर है बात। तो दिस इज अबाउट योर लैंडस्लाइड का बेसिक। अब ध्यान से इस चीज को यहाँ पे देखने में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बेसिकली होता क्या है। ये एक लैंडस्लाइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जनरली अगर आप देखेंगे हिमालयन रीजन के अंदर इस टाइप के आपको लैंडस्लाइड्स जनरली देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे होती है, याद रखना,
इस पर्टिकुलर रीजन में क्या है, दिस इज द इम्परमिएबल स्ट्रेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉइस्ट क्ले बोलते हैं। इसके ऊपर मान लो ये कुछ भी आपका ये पहाड़ रखा है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे यहाँ पे ये पानी रेनफॉल आएगा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये रेनफॉल हुआ, ठीक है, और सबसे पहले तो इस चीज को समझो कि ये क्या है, यहाँ पे मान लो किसी जमीन, ये पूरा एक लैंड मास रखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये हुआ रेनफॉल, क्लियर, ये बारिश हो रही थी, मान लो ये लो, ये यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरह से मैंने क्लाउड से शो कर दिया, ये रेनफॉल था, यहाँ पे ये रेनफॉल हुआ, रेनफॉल की वजह से क्या हुआ कि पानी जो था, मिट्टी जो थी क्या थी, पोरस थी, पोर्स के थ्रू पानी जो था, या रॉक स्ट्रेटा के अंदर जो पोर्स है उसके थ्रू पानी अंदर चला गया। अब नीचे क्या था, ये इम्परमिएबल स्ट्रेटा था, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इम्परमिएबल स्ट्रेटा इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्ट क्ले था, अब इसने क्या किया कि वो पानी जब बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ तो ये पानी क्या हो गया, यहाँ पे आके जमा होना शुरू हो गया। जमा का मतलब क्या है कि यहाँ पे बेसिकली इसने किसका काम कर दिया, यहाँ पे आके इस पानी ने, ये पानी जो था यहाँ पे इसने कर दिया लुब्रिकेशन का काम। अब खुद सोचो, लुब्रिकेटिंग एजेंट से मान लो ऑयल ही ले लो, ठीक है, वो क्या होता है, चिकना होता है, अब ऑयल की वजह पे आप कुछ भी चीज करोगे क्या करेगी, वो स्लाइड करती है, जब वो स्लाइड करेगी तो अब यहाँ पे भी तो सेम कहानी हो जाएगी, पानी आया, ये नीचे यहाँ पे जमा हो गया, स्टोर इम्परमिएबल स्ट्रेटा था इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्ट क्ले रखा हुआ था, ये क्या हो गया, अब ये गीली हो चुकी है मिट्टी, और सिमिलरली पानी जो है इस लेवल पे चला गया है कि अब ये यहाँ पे लुब्रिकेशन का काम कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा ब्लॉक था धीरे धीरे स्लाइड करना शुरू किया, और फिर ये इस तरह से पूरा ये जो बड़ा ब्लॉक था इन दी ऐसे छोटे छोटे स्लाइड्स की फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ पे फिर एक स्लम्पिंग वाला फैक्टर्स लाई कर जाएंगे, या इन शॉर्ट में ये बोलूँ कि आप थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा हो जाएगा, इसको आप जीएस की फॉर्म में भी रखो, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या चीज़ हो जाएगी कि ये स्लाइड होना शुरू कर देगा, और जिस वजह से फिर नीचे जो भी चाहे आपके स्ट्रक्चर्स होंगे उन सबको क्या करेगा, डिवास्टेट कर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लैंडस्लाइड, बेसिकली कैसे ट्रिगर होता है, ये सारा लैंडस्लाइड का ही ट्रिगरिंग प्रोसेस था। लैंडस्लाइड का मैकेनिज्म है ये कि रेनफॉल होगा, ऊपर क्या होगा, ये है परमिएबल, दिस इज दी परमिएबल सॉइल बोल लो या फिर रॉक्स बोल लो, क्लियर है। नीचे मॉइस्ट क्ले किसका काम कर रही है, इम्परमिएबल स्ट्रेटा का काम कर रही है, क्लियर है, इम्परमिएबल स्ट्रेटा का काम कर रही है, जिस वजह से क्या होगा, पानी ऊपर से आएगा, ये तो रच जाएगा अंदर, बट नीचे ये लुब्रिकेशन का काम कर देगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी स्लाइड, यहाँ पे स्लाइडिंग हो जाएगी, ये क्या हो रही है, ये हो रही है फिर स्लाइडिंग, क्लियर है बात। तो ये ऐसे ये पूरा स्ट्रक्चर था, धीरे धीरे शफल होना शुरू किया, ये यहाँ आया, और धीरे उसके बाद ये पूरा ही फिर अलग हो गया, क्लियर है बात। दिस इज ऑल अबाउट योर लैंडस्लाइड का जो मैकेनिज्म है, कैसे ट्रिगर होता है, क्लियर है बात। ये रहा आपका लैंडस्लाइड मैप। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो आपका रेड और ये बिल्कुल थोड़ा सा आपका जो डार्क येलो जोन्स है, रेड और येलो, ये देख लो आप, ये बिल्कुल हाईली प्रोन रीजन्स हैं, ठीक है, दैट इज दी हाईली प्रोन रीजन्स। सिमिलरली आपका ये हिमालयन रीजन आ गया, ये सारा क्या है, दिस इज दी हिमालयन रीजन, क्लियर। और दूसरा क्या है, ये वाला रीजन, दिस इज दी वेस्टर्न घाट रीजन, क्लियर है बात, दिस इज दी वेस्टर्न घाट रीजन। तो ये आपका पूरा लैंडस्लाइड मैप है इंडिया का, क्लियर है बात। अब हिमालयन रीजन के अंदर देख लेते हैं कि इसके मेन कारण। पहला तो जियोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें कि टेक्टोनिक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। हिमालयाज आर टेक्टोनिकली एक्टिव ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इंडियन एंड द यूरेशियन प्लेट लीडिंग टू द फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक कैन ट्रिगर लैंडस्लाइड्स। क्योंकि एक चीज याद रखना, जब प्लेट्स आपस में टकराएंगे भी, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, अर्थक्वेक्स आएंगे, जिस वजह से क्या होगा, अर्थक्वेक क्या होता है, सडन मूवमेंट और द शेकिंग ऑफ द अर्थ।
जिस वजह से भी ये क्या होगा, वहां से लैंड स्लाइड कर जाएगी। तो एक टेक्टोनिक एक्टिविटी वाला चल गया पता। उसके बाद है सॉइल कंपोजिशन। द स्टीप स्लोप्स ऑफन हैव लूज एंड अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। जब स्लोप ही स्टीप होता है तो वहां पे आपको देखोगे कि जो मटेरियल्स होते हैं वो अनकंसोलिडेटेड होते हैं, उतने बिल्कुल बाइंडिंग नहीं होती है उनके अंदर। दैट आर प्रोन टू स्लाइडिंग स्पेशली व्हेन सैचुरेटेड विद वाटर। सिंपल सी बात याद रखना, लैंडस्लाइड में जैसे ही स्टीप स्लोप के ऊपर पानी आएगा और वहां पे अनकंसोलिडेटेड, आप ये बोल लो कि अनकंसोलिडेटेड मैटर रखा होगा या अनकंसोलिडेटेड सॉइल रखी होगी, वो एकदम से क्या होगी, इरोड होगी और वो लैंडस्लाइड को ट्रिगर कर देगी। क्लियर है बात। तो सॉइल कंपोजिशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्लाइमेट की बात करें, हैवी रेनफॉल, द रीजन एक्सपीरियंसेस इंटेंस मॉनसून रेन्स विच कैन सैचुरेट सॉइल एंड इंक्रीज प्रोन प्रेशर मेकिंग स्लोप्स अनस्टेबल। रेनफॉल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। अब अगर आपने पिछले साल की बात करें, अब अगर आप हिमाचल के अंदर देखेंगे तो हिमाचल के अंदर क्या हुआ था कि सडन आउटबर्स्ट हुआ था रेनफॉल का, क्लाउड बर्स्ट इतने ज्यादा हो गए थे जिस वजह से लो लाइंग एरियाज में तो फ्लड्स तो आए थे, बट उसके बाद जो लैंड स्लाइडिंग आप देख रहे हो शिमला रीजन के अंदर, कितने जो घर थे, कितने पेड़ जो थे वो सब क्या हो गए, तबाह हो गए। क्यों? क्योंकि वो शिमला क्या है, एक तो स्टीप स्लोप्स है, वहां पे हिल्स है, स्टीप स्लोप्स है, पानी ज्यादा एक्सेस रेनफॉल हुआ, ठीक है, नीचे पानी ने क्या किया, लुब्रिकेशन का काम कर दिया, जिस वजह से वहां पे क्या होगी, मैक्सिमम स्लाइडिंग आपको देखने को मिल गई उस टाइम पे। और स्टिल कॉन्टिन्यूस आपको कभी ना कभी आप देखते हो कि नॉर्थ इंडिया खास करके हिमालयन रीजन से आपको लैंडस्लाइड की खबर अक्सर न्यूज में आ जाती है। स्नो की मेल्टिंग की वजह से भी रैपिड, अगर स्नो मेल्ट हो गई ड्यूरिंग द स्प्रिंग कैन लीड टू इंक्रीज्ड वाटर रन ऑफ एक्सर्बेटिंग इरोजन एंड ट्रिगरिंग लैंडस्लाइड। मान लो जमीन पे बर्फ रखी हुई है, ठीक है, अभी तक तो ठीक है, अब मान लो एकदम से बर्फ पिघली तो क्या हुआ, दोबारा से पानी अंदर जाएगा, अगेन लुब्रिकेशन का काम, और फिर वो दोबारा से लैंडस्लाइड को ट्रिगर कर देगा। और जनरली स्नो मेल्टिंग का अगर मैं एसोसिएशन बोलूं तो ये क्लाइमेट चेंज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, खास करके जो रैपिड स्नो की मेल्टिंग होती है। क्लियर है बात। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें, जनरली आप देखेंगे जैसे डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो गया हिमालयन रीजन के अंदर, या फिर आपका जैसे हाईवेज का कंस्ट्रक्शन है, टनलिंग का कंस्ट्रक्शन का काम है, तो इस पर्टिकुलरली जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, पहाड़ों को खोखला तो कर ही रहे हैं, और साइमल्टेनियसली क्या है कि जो पहाड़ जब खोखले रह रहे हैं, ऊपर से जब पानी आ रहा है तो वो एकदम से इरोड हो जा रही है, वॉश आउट हो जा रहा है वो एरिया, और जिस वजह से वहां पे लैंडस्लाइड जो है ट्रिगर हो जा रहे हैं। रोड कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड अदर एक्टिविटीज डिस्टर्ब द नेचुरल लैंडस्केप डिस्टेबलाइजिंग स्लोप्स। क्लियर है बात। उसके बाद अगर मैं डिफॉरेस्टेशन की बात करूंगा तो डिफॉरेस्टेशन तो ऑब्वियस सी बात ही है कि रिमूवल ऑफ वेजिटेशन रिड्यूसेस द सॉइल स्टेबिलिटी एंड इंक्रीजेस इरोजन मेकिंग स्लोप्स मोर ससेप्टेबल टू द लैंडस्लाइड। ऑब्वियस सी बात है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटोगे स्लोप्स के ऊपर, मिट्टी टिकेगी नहीं, पानी आएगा, बारिश आएगी, मिट्टी बहेगी, वो लैंडस्लाइड बन जाएगा। क्लियर है बात। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हिमालयन लैंडस्लाइड्स। उसके बाद है वेस्टर्न घाट्स के, अगर मैं लैंडस्लाइड के ऊपर आता हूँ अब, तो वेस्टर्न घाट के ऊपर भी मैं जियोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे रॉक टाइप एक इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा फैक्टर है। द वेस्टर्न घाट्स आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ हार्ड वॉल्केनिक रॉक्स बट द प्रेजेंस ऑफ लेटराइट एंड द वेदर्ड सॉइल। अब याद रखना, लेटराइट सॉइल, ठीक है, और वेदरिंग, जब वेदरिंग की बात की थी हमने जियोमॉर्फोलॉजी में भी, तो वहां पे भी इस चीज का आपको पता था कि वहां पे विंड, वाटर, ठीक है, ये सब एजेंट थे, जियोमॉर्फिक एजेंट थे जो कि लैंडस्केप को क्या कर रहे थे, शेप कर रहे थे। तो सिमिलरली एक तो ये चीज है, हार्ड रॉक का तो बेशक बना है, बट जो लेटराइट सॉइल है, और साइमल्टेनियसली यहाँ पे आपको जो वेदर्ड सॉइल देखने को मिल रही है, जो लूजन सॉइल देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो स्लोप्स हैं वो क्या हो जा रहे हैं, लैंडस्लाइड प्रोन हो जा रहे हैं। क्लियर है बात। टोपोग्राफी की बात करूं, स्टीप हिल्स हैं और रिजेस हैं दैट इनहेरेंटली ससेप्टेबल टू दी लैंड स्लाइड्स। ऑब्वियस ही बात है, ये तो है ही है कि स्टीप स्लोप्स एक इंपॉर्टेंट बड़ा फैक्टर है। ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें यहाँ, उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज में याद रखना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, टेरेस फार्मिंग, एग्रीकल्चर कैन डिस्टेबलाइज स्लोप इफ नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली, इंक्रीज्ड इरोजन। एक चीज का याद रखना, जनरली हम क्या करते हैं, हिल स्लोप्स के ऊपर हम टेरेस फार्मिंग करते हैं, ऐसे इस तरह से हम टेरेसेस बना देते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। अगर ये टेरेसेस, याद रखना कि अगर ये टेरेसेस ढंग से नहीं बने होंगे तो क्या होगा, पानी ऊपर से आएगा, वो एकदम से बहा के ले जाएगा, ठीक है, अपने फ्लो के साथ बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और
क्या हो जाएगा, वहां पे इरोजन हो जाएगा और वो लैंडस्लाइड की फॉर्म ले लेगा। क्लियर है बात? तो इसलिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी अगर ढंग से नहीं की गई स्लोप्स के ऊपर तो उससे क्या होगा, तो वहां पे इरोजन बढ़ जाएगा जो कि लैंडस्लाइड की फॉर्म ले लेगा। उसके बाद देखते हैं आप अगर कि अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन स्पेशली इन दी वेस्टर्न घाट रीजन में, ठीक है, जहां पे आपके फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, न्यू सिटीज बनाई जा रही हैं, ठीक है, आपके हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली आपके जो टेरेंस हैं उनको क्या कर दे रहे हैं, लैंडस्लाइड प्रोन कर दे रहे हैं। एक्सपेंडिंग सिटीज टाउन्स ऑफन एनक्रोचमेंट ऑन हिली टेरेंस, एनक्रोचमेंट हो रही है, अल्टरिंग ड्रेनेज पैटर्न्स एंड इंक्रीजिंग लैंडस्लाइड रिस्क। अगर आप खुद देखेंगे भी तो क्या हो रहा है कि अगर पर्टिकुलरली अगर वेस्टर्न घाट वाले रीजन के अंदर देखें आप, तो रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से आप नदी नालों में भी लोग घर बनाना, इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर दे रहे हैं। जैसे ही पानी आया, सडन रेनफॉल हुआ, वो एकदम से तबाह हो जाएंगे पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि पानी के फ्लो के साथ तो होंगे साथ में क्या होगा, जब सडन हैवी वाटर आएगा तो क्या हो जाएगा, जो रेनफॉल है, रेनफॉल और प्लस जो सडन फ्लो ऑफ वाटर होगा वो मिट्टी को बहा के ले जाएगा, जिस वजह से लैंडस्लाइड ट्रिगर हो जाएंगे। उसके बाद है आपका क्लाइमेट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं क्लाइमेट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे हाई रेनफॉल, वेस्टर्न घाट्स रिसीव हैवी रेनफॉल पर्टिकुलर ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन विच कैन सैचुरेट द सॉइल एंड लीड टू लैंडस्लाइड्स। बेसिकली एक चीज याद रखना, जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये यहाँ पे बेसिकली जो इसका खास करके अगर मैं कोस्ट वाला रीजन की बात करूं तो इसकी जो विंडवर्ड साइड है, विंडवर्ड साइड पे आपको मैक्सिमम बारिश देखने को मिलती है, क्योंकि पहाड़ों की हाइट होती है, जिस वजह से ये क्या करते हैं, जो हवा है और जो बादल है वो इनसे टकराते हैं और बारिश इस विंडवर्ड वाले रीजन के अंदर कर देते हैं। तो वहां पे पर्टिकुलरली आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है, और इवन ये वो रीजन हैं जहां पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी आपको जनरली ज्यादा इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो हाई रेनफॉल है ये सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पे लैंडस्लाइड के ट्रिगर होने का। अगेन हैवी रेनफॉल, पोरस रॉक्स, इम्परमिएबल स्ट्रेटा, लुब्रिकेशन एक्शन ऑफ वाटर विच कैन ट्रिगर दी लैंडस्लाइड। क्लियर है बात? ह्यूमिडिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ह्यूमिडिटी की वजह से, ह्यूमिडिटी बेसिकली क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वाटर प्रेजेंट इन दी एयर, या वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दी एयर को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज दी ह्यूमिडिटी। अब सिमिलर सी बात है कि ह्यूमिडिटी भी क्या करेगा, रॉक्स को क्या करेगा, लूजन करेगा मटेरियल्स को उसके साथ मिक्स होके, तो और दोबारा से वो क्या होगा, रॉक स्ट्रक्चर वीक होंगे, सॉइल स्ट्रक्चर वीक होंगे, जिस वजह से क्या होगा, लैंडस्लाइड्स का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है बात? तो ये फैक्टर्स हैं जो कि वेस्टर्न घाट्स में और ज्यादा प्रोन बना देते हैं लैंडस्लाइड का। बट एक चीज याद रखना, वेस्टर्न घाट की अगर मैं बात करूं, ये पीछे इमेज भी देख रहे हैं, दिस इज द इमेज ऑफ द वायनाड लैंडस्लाइड, दिस इज द इमेज ऑफ वायनाड लैंडस्लाइड की अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लूंगा करूंगा। अब बेसिकली वायनाड के अंदर हुआ क्या था, वायनाड के अंदर पहली बात, अगेन वेस्टर्न घाट वाला रीजन है ये, क्लियर है बात? तो आपसे इस हो सकता है कि इस बार वो वायनाड लैंडस्लाइड की इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पूछ ले वो, तो इस चीज का ध्यान रखना कि बेसिकली वायनाड में हुआ क्या था, बिल 140 बारिश हो गई 24 घंटे में, जो कि आईएमडी ने वैसे तो प्रेडिक्ट कर ही रखा था, बट उससे भी ज्यादा बारिश हो गई, जिस वजह से क्या हुआ कि अपर रीजन्स में इतनी हैवी बारिश होगी, लेटराइट कैप या लेटराइट सॉइल का रिमूवल होता है बहुत फास्ट रेट पे, और पानी के साथ बह के मिट्टी आ रही है, ठीक है, तो ये सारा ये देख रहे हो आप, ये सारी मिट्टी क्या हो जा रही है, वहां से पहाड़ों से ऊपर हैवी रेनफॉल, और ये पूरा एरिया मिट्टी के साथ बहता हुआ आ जा रहा है, और यहाँ पे इतना हाई स्पीड पे वाटर लुब्रिकेशन का काम करता है कि वहां पे पहाड़ के पहाड़ ही क्या हो जाते हैं, लैंडस्लाइड कर जाते हैं यहाँ पे, और जिस वजह से जो आपके लो लाइंग एरियाज थे वहां पे आपको वाइड स्प्रेड डैमेज और डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। टोरेंशियल हैवी डाउनपोर आपको रेनफॉल का देखने को मिल रहा है, जिस वजह से इस पर्टिकुलरली रीजन के अंदर आपको वायनाड के अंदर आपको लैंडस्लाइड्स का डिवास्टेशन मैक्सिमम देखने को मिला। वो इतना सडन हैवी डाउनपोर था, रेनफॉल था, वहां पे 140 बारिश हो जाती है 24 घंटे के अंदर, जिस वजह से वहां पे जो मिट्टी है वो एकदम से लूज हो जाती है, और वहां पे लैंडस्लाइड जो थे आपके ट्रिगर कर जाते हैं। क्लियर है बात? और वहां पे एक लैंडस्लाइड नहीं, मल्टीपल लैंडस्लाइड्स ट्रिगर होते हैं, जिस वजह से डिवास्टेशन मैक्सिमम होती है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा और एक एक्स्ट्रेडिशन आपको एड ऑन कर देता हूं। यहां पे चलो डिफरेंशिएशन ही पूछा था, इवन इसके ऊपर वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकली एक्सपर्ट
पैनल, WGEEP एक पैनल भी बना है इसके ऊपर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे 2010 के अंदर और उसके बाद दो डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं, इसके साथ दो डिफरेंट रिपोर्ट्स जो एसोसिएटेड थी। एक थी आपकी गडगिल कमेटी या गडगिल रिपोर्ट, एक थी आपकी कस्तूरी रंगन रिपोर्ट, पर्टिकुलरली ऑन दी वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट को कंजर्व करने के लिए ये इकोलॉजिकली कंजर्वेशन, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है ये, तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट थी इनका मकसद ये था कि इन एरियाज को कंजर्व किया जाए और इस तरह के वाइड स्प्रेड डैमेज से बचा जा सके। क्लियर है बात। अब इस रिपोर्ट ने ये बोला, जो कि माधव गडगिल इसके चेयरमैन थे, इस रिपोर्ट का मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूं। इस रिपोर्ट ने क्या कहा, इस रिपोर्ट ने ये बोला, ये थी पूरी तरह से एनवायरमेंटल फ्रेंडली रिपोर्ट। मतलब क्या थी ये थी एनवायरमेंटल फ्रेंडली रिपोर्ट थी ये। इन्होंने सीधा बोला सब बैन होगा, कुछ भी नहीं होगा, सारा कुछ एनवायरमेंट ओरिएंटेड होगा, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इन्होंने कहा था कि एनवायरमेंट ही सर्वोपरि है, आप ना कोई डेवलपमेंट ना कोई कुछ, आपने जो भी काम करना है एनवायरमेंटल फ्रेंडली करना, ना फॉरेस्ट का क्लियरेंस ना कुछ और, चुपचाप जो भी एनवायरमेंट या नेचर ओरिएंटेड चीजें हैं आप सिर्फ वही करेंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। हर चीज पे इनका बैन था। यही इसके क्रिटिसिज्म का सबसे बड़ा कारण बन गया। क्लियर है बात। अब इसके बाद कस्तूरी रंगन जी आए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। कस्तूरी रंगन जो थे, इनकी जो रिपोर्ट थी वो एक थोड़ी सी आप ये बोल सकते हैं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच वाली रिपोर्ट मैं बोल सकता हूं कुछ हद तक, बट ये भी कुछ हद तक थी। इन्होंने कहा कि हम पर्टिकुलरली हम बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलेंगे एनवायरमेंट प्लस डेवलपमेंट वाले कॉन्सेप्ट पे। किस पे? एनवायरमेंट प्लस किस पे? डेवलपमेंट वाले कॉन्सेप्ट पे, कि हाँ एनवायरमेंट को भी बचाना है और डेवलपमेंट में, ठीक है। बट इसके फ्लॉ, इसमें जो सबसे बड़ा फ्लॉ ये था कि ठीक है ये चीज ठीक बोल दी इन्होंने, बट जब लिडार या वहां पे मैपिंग की गई, जीआईएस सर्वे किया गया, तो वहां पे पाया गया कि इस तरह का एनवायरमेंट प्लस डेवलपमेंट वाली जो चीजें हैं प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। साइमल्टेनियसली अगर ये चीज होती है तो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेस करना पड़ जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि एक पर्टिकुलर रीजन इन्होंने डिफाइन कर दिया कि आप इतने ही रीजन के अंदर इस तरह से करेंगे। अब जब आप किसी पर्टिकुलर रीजन को ही डिफाइन कर रहे हो तो बाकी व्हाट अबाउट दी अदर्स, तो इस रिपोर्ट की रेलेवेंस वैसे भी फिर उतनी नहीं रही। बट कल को आपसे पूछ ले कि ये क्या चीज है, गडगिल रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन रिपोर्ट, तो मैंने आपको एक इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दी कि ये भी वेस्टर्न घाट के साथ ही एसोसिएटेड रिपोर्ट्स हैं। जबकि बाकी खास करके वेस्टर्न घाट्स की अगर मैं बात करूं तो दिस इज द मोस्ट इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है ये यहाँ पे। क्लियर है। अब यहां तक जो था आपका जो दो क्वेश्चंस थे उनको हमने कवर कर लिया जो कि यूपीएससी मेंस के अंदर आए थे। क्लियर है बात। अब मेरा एक सवाल रहेगा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि इन्होंने जो कस्तूरी रंगन जो रिपोर्ट थी उसने कितना परसेंट एरिया जो था उस रिपोर्ट के अंदर कहा था कि इसको हम, कितना परसेंट एरिया इन्होंने इस रिपोर्ट के अपनी रिपोर्ट के अंदर कवर किया था, जो कस्तूरी रंगन जिन्हें अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी ऑन दी वेस्टर्न घाट्स के ऊपर, कि कितना परसेंट एरिया को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे या डिफाइन करेंगे जो पर्टिकुलरली वेस्टर्न घाट का, ताकि वहां पे इस तरह से एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जा सके या फिर एक हेल्दी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को कवर किया जा सके। इन शॉर्ट कि कितना परसेंट एरिया, हाउ मच एरिया, कितना परसेंट एरिया इन्होंने अपने रिपोर्ट के अंदर डिफाइन किया था कस्तूरी रंगन जी ने। तो आपने इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। क्लियर है बात। आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि जो भी हमने यूपीएससी मेंस के अंदर जो भी क्वेश्चंस हमारे आए थे। अब जो हमारा अगला जो सेशन होगा उसके अंदर हम ड्रेनेज के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे जो भी आए थे। ठीक है, तो वो अब हम जो अगला सेशन होगा वो किसके ऊपर होगा? ड्रेनेज पे। तब तक आप हमारे सेशंस को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको और ज़्यादा वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करने में
और ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।